जंगल किनारे एक तालाब में रंगा अनामिका की गाय को ढूंढ रहा होता है। वो देखता है शारदा एक पेड़ के नीचे सो रही है। शारदा मैडम यहाँ सो रही है, इसका मतलब कि गाय आसपास में ही है। उधर गंगा ने कहा गाय को पकड़ के उसे इंजेक्शन लगाने, ताकि वो दूध ना दे, नहीं तो वो मुझे मार डालेगी। इस तरह सोचकर शारदा को देखते हुए वहाँ से रंगा चला जाता है। मोटी नाटी गंगा अपना दूध का ट्रक चला रही थी। लगता नहीं इस मुच्छर रंगा को जो काम दिया है वो कर पाएगा। अगर कर दिया होता तो मुझे फोन करता। जब फोन नहीं किया है इसका मतलब अनामिका की गाय को वो इंजेक्शन नहीं लगा पाया ताकि वो दूध ना दे सके। और अगर गाय को इंजेक्शन नहीं दे पाया फिर तो उसके लिए मेरा हाथ ही काफी है। इस तरह सोचते हुए दूध का ट्रक वो तालाब किनारे रोकती है। ट्रक से उतर के वो चारों तरफ देखती है पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। यहाँ पे आसपास कोई नहीं है, यही सही वक्त होगा। चलो दूध में पानी मिला देते हैं। ठीक उसी वक्त बहू अनामिका हरी हरी घास की गठरी सर पे रख के घर के तरफ पैदल जा रही होती है। तभी उसकी नजर तालाब किनारे गंगा के दूध के ट्रक के ऊपर जाती है। ये क्या, गंगा का दूध का ट्रक यहाँ पे? पर गंगा गई कहाँ? इस तरह सोचकर वो चारों तरफ देखने लगती है। तब तक गंगा जाके पेड़ के पीछे छिप जाती है। अच्छा हुआ तालाब से पानी भरते वक्त मैंने अनामिका को देख लिया और जल्दी से आके मैं पेड़ के पीछे छिप गई, नहीं तो वो मुझे दूध में पानी मिलाते देख लेती। फिर तो जाके पूरे गांव वालों को वो बता देती। गंगा अनामिका के नजरों से तो छिप जाती है। गंगा अनामिका को देखती है पर अनामिका गंगा को कहीं नहीं देख पाती। हो सकता है गंगा अपने ट्रक को धोने के लिए यहाँ लेकर आई, पर मैं गंगा के बारे में क्यों सोच रही हूँ? मेरी सासू माँ कहाँ है? वो हमारी गायों को कहाँ चरा रही है? इस तरह सोचकर वो आगे बढ़ने लगती है। उधर मुच्छर रघु को एक गाय चढ़ते हुए दिखती है। वो देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, ये रही अनामिका की गाय। अब मैं जल्दी से जाके उसके पीछे इंजेक्शन लगा देता हूँ। इस तरह सोचकर वो खुशी खुशी गाय की तरफ आगे बढ़ता है। इंजेक्शन निकालता है। गाय रंगा को देख लेती है और अपने पैरों से रंगा को जोर से एक लत्थी लगाती है। रंगा दूर पे जाके गिरता है। तब तक इंजेक्शन हवा में उड़ जाता है और आके रंगा पे गिरता है। रंगा को बड़ा दर्द होता है। हे भगवान, ये इंजेक्शन तो लाया था ताकि गाय दूध ना दे, हवा में उड़ के ये मुझे ही लग गया। अब मेरा क्या होगा? वो सोच ही रहा था कि शारदा गुस्से से उसके तरफ आती है। क्या हुआ रंगा, इतना जोर से चिल्लाया? तुम्हारे चिल्लाने की वजह से मेरी नींद ही खराब हो गई, गधा कहीं का। कहकर शारदा अपने गाय के तरफ जाती है और बड़े प्यार से कहती है, शालिनी बहुत घास खा ली, चलो अब घर चलते हैं। इतना कहकर गाय को लेके शारदा घर जाने लगती है। गाय आगे आगे और शारदा उसके पीछे पीछे आती है। उधर रंगा इंजेक्शन के साथ ही दुखी होकर तालाब किनारे गंगा के पास जाता है। क्या हुआ रंगा, इंजेक्शन लगाया ना ताकि गाय दूध ना दे सके? तभी रंगा दुखी होकर कहता है, मालकिन एक बार आप मेरे पीछे देखिए। बेवकूफ इंसान, मुझे कह रहे हो तुम्हारे पीछे देखने? अरे मालकिन, मुझे गलत मत समझिए, मैं कह रहा हूँ बस मेरे पीछे जो इंजेक्शन लगा वो देखिए, इतना ही। फिर रंगा के पीछे जो इंजेक्शन लगा हुआ था वो गंगा देखती है तो उसे और गुस्सा आता है। अरे बेवकूफ, मैंने कहा था ये इंजेक्शन ले जाके गाय को लगाना, नींद में तुमने खुद को लगा लिया। अब दुखी होकर ये तुम मुझे दिखा रहे हो। तुम्हें ये नहीं पता एक काम कैसे करना चाहिए। फिर दूध में पानी बिना मिलाए ही ट्रक लेके गंगा वहाँ से चली जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। गरीब बहुरानी अनामिका दूध निकालती थी और उसे गांव में ले जाकर बेचा करती थी। उन्हीं पैसों से वो परिवार का देखभाल करती थी और बच्चों को लिखाई पढ़ाई भी कराती थी। तभी एक दिन मिठाई का दुकान वाला गुरु अनामिका के घर पे आता है। ठीक उसी वक्त अनामिका की पड़ोसी गंगा गुरु के उनके घर जाते हुए देख लेती है और सोचने लगती है, हाय भगवान, ये मिठाई वाला गुरु अनामिका के घर क्यों गया? जरूर कोई बड़ा ऑर्डर देने आया है।
मुझे पता करना होगा क्या है वो, नहीं तो मैं शांत बैठ नहीं सकती। अब मैं क्या करूं? कहकर वो अनामिका के घर की तरफ जाती है। उधर गुरु एक चेयर पे जाकर बैठे थे। अनामिका बेटा, शारदा दीदी, घर पे कोई नहीं है क्या? इस तरह से बुलाने पे शारदा और बहू अनामिका दोनों ही घर के अंदर से बाहर निकल आती है। देखती है मिठाई दुकान वाले गुरु आए हुए हैं। मिठाई दुकान वाले गुरु, आइए आइए, बहू बैठने के लिए चेयर दो। इतना कहने पर अनामिका घर के अंदर से बैठने के लिए एक कुर्सी बाहर लेकर आती है। तब तक गंगा भी उनके घर पे आती है। देखती है गुरु बैठे हुए हैं। अरे मिठाई दुकानदार वाले बाबू, यहाँ आए हैं। ये मेरा घर नहीं है, ये तो गरीब बहुरानी अनामिका है। वो सामने वाला घर मेरा है। चलिए चलिए चलिए, वहाँ जाकर ही बात करेंगे। मुझे तुमसे कोई काम नहीं है गंगा, मैं अनामिका से ही बात करने आया हूँ। ये सुनकर गंगा का मुंह बन जाता है और मन ही मन वो कोसने लगती है। बताइए बाबू, आप हमारे घर में ऐसे अचानक से क्यों आए? देखो बेटा, परमेश्वर जो मेरे मिठाई के दुकान में काम करता है, वो अचानक से गांव चला गया है। अब 2000 खोआ बनाने का ऑर्डर आया है। मैंने सुना है कि तुम खोआ बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। अब तुम्हें वैसा ही खोआ मेरे लिए बनाना होगा। मेरी लाज रख लो बेटा। इतना कहकर वो कुछ पैसे निकाल के अनामिका को देते हैं। शारदा पैसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और फटाक से वो पैसे ले लेती है। आप घर जाइए बाबू, मेरी बहू आपके जरूरतमंद का खोआ बना के आपको दे देगी। शारदा इतना कह रही थी, तब तक गंगा कहने लगती है, अरे मिठाई दुकानदार बाबू, आपको शायद नहीं पता, लेकिन मुझसे बेहतर खोआ कोई नहीं बना सकता। अनामिका को जितना दिया है उसका आधा ही दीजिए, मैं आपको बना दूंगी। इतना कहकर शारदा के हाथ से वो छीनकर पैसे ले लेती है। शारदा को देखकर बड़ा गुस्सा आता है। गंगा, वो पैसे शारदा को लौटा दो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। इस तरह कहने पे गंगा गुस्से से शारदा को पैसे लौटा देती है। बाबू, खोआ एक बार बन जाए तो मैं आपको बताऊंगी, आप आके ले जाइएगा। ये सुनकर गुरु खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पर गंगा को मनी मन बहुत जलन होती है और ईर्ष्या होती है। तुम खोआ बनाओगी? बनाओ बनाओ, मैं भी देखती हूँ कि तुम खोआ कैसे बनाती हो। गंगा वहाँ से चली जाती है। उस रात जब सभी सो जाते हैं, गंगा एक बड़ा सा इंजेक्शन लेकर अनामिका के घर पे चोरी चोरी घुसती है। उस वक्त गाय सो रही होती है। ये अच्छा समय है, गाय भी सो रही है। ये सोचकर गंगा गाय को इंजेक्शन लगा देती है। गाय को दर्द होते ही वो जोर से एक लत्थी मारती है। गंगा जाके गोबर पे धड़ाम से गिरती है। फिर भी गंगा मुस्कुराती है, क्योंकि कम से कम जिस उद्देश्य से वो आई थी वो तो पूरा हो गया। अगले दिन अनामिका एक बर्तन लेके गाय के पास जाती है दूध दोने के लिए। फिर वहाँ बैठकर वो दूध दोने लगती है। इसी के साथ दूध से बर्तन भर जाता है। दीवार के पीछे से छिप छिप के देख रही गंगा बड़ा आश्चर्य होती है। फिर अनामिका उस दूध को ले जाकर अच्छा खोआ बनाती है। गंगा को बहुत जलन होती है। वो मन ही मन कोसती है और फिर अपने गाय के पास आती है देखने। गाय दूध नहीं दे रही थी। गंगा आश्चर्य हो जाती है और दुखी होकर, कहा मैं अनामिका के गाय दूध ना दे ये सोच रही थी, अब मेरी गाय नहीं दे रही है और उधर अनामिका की गाय दूध दे रही है। मैं ये नहीं मान पा रही हूँ। इस तरह कहकर वो दीवार से फिर झांक के देखती है सास बहू खोआ बनाने में व्यस्त है। गंगा पीछे से एक लाठी ले आती है गाय को पीटने के लिए। तब तक गाय माता खुद वहाँ पे प्रकट हो जाती है। गंगा, तुम्हारा मन बुरा है, इसलिए तुम्हारी गाय दूध देना बंद कर दी है। फिर भी तुम्हें सबक नहीं मिला, तुम अनामिका की गाय को मारने आई हो। ये सब करके तुम्हारा ही बुरा होगा, पर अनामिका का दिल साफ है, इसीलिए उसे मायावी दूध मिल रहा है। इस तरह कहने पर गंगा वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। गौ माता भी अदृश्य हो जाती है। फिर सास बहू मिलके जो खोआ बनाई थी वो गुरु के हाथों में वो सौंप देती है। गुरु भी बची हुई रकम सास बहू को देकर वहाँ से चले जाते हैं। इससे सास बहू बहुत खुश होती है। माँ जी, ये सब कुछ हुआ है गौ माता के आशीर्वाद से। मैं गाय को खिला के आती हूँ।
इतना कहकर अनामिका गाय के पास जाती है। देखती है गंगा वहाँ बेहोश पड़ी हुई है। गंगा कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, वो बहुत परेशान थी। वो गरीब बहुरानी अनामिका को देखकर प्रणाम करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अनामिका बड़े ही प्यार से गाय को चारा खिलाने लगती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सेकंड फ्लोर के बालकनी से अनामिका साड़ी बहुत कस के पकड़ी हुई थी। रमेश उसी साड़ी को पकड़ते हुए लटक रहा था और डरते हुए कह रहा था, ये क्या अनामिका, एक सिल्क साड़ी के लिए तुम अपने पति को बालकनी से लटका दी हो। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। कोई गलत काम नहीं, कोई पाप नहीं और मैंने किसी को कोई ठगा नहीं है। कहिए सिल्क साड़ी खरीद देंगे, नहीं तो मैं इस साड़ी को अभी के अभी हाथ से छोड़ देती हूँ। नहीं अनामिका, तुम्हें पता है ना, सफेद साड़ी में तुम अच्छी नहीं दिखोगी। अरे सेकंड फ्लोर से गिरोगे तो बस हाथ पैर ही टूटेंगे, लेकिन तुम जिंदा ही रहोगे। हाँ, मुझे ये बात पहले से ही पता था, इसीलिए अगर आपके हाथ पैर टूटे भी ना तो वो फिर से जुड़ जाएंगे। मैंने फेमस ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से बात करके रखी है। 25,000 की साड़ी के लिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? मैं माँ को फोन करके बोलूंगा। वह सासू माँ ससुर जी को पकड़ के रखी है। ऐसा क्या? यहाँ मेरी परिस्थिति ऐसी है और वहाँ पिताजी की परिस्थिति वैसी है। इस तरह रमेश सोचता है और पिताजी पर उसे बड़ी दया आती है। उधर शारदा गुस्से से किचन में खड़ी होकर एक एक बर्तन उठाकर हॉल के तरफ फेंक रही होती है। प्रसाद को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए एक तौलिए से अपने सर को ढककर वो सोफे पे बैठे हुए थे। शारदा एक हाथ में बेलन और दूसरे हाथ में छलनी लेकर सीधा किचन से प्रसाद के पास हॉल में आती है। प्रसाद उसे देखकर बड़े ही घबरा जाते हैं। मैंने आपसे नहीं कहा है कि मेरे लिए तरह तरह के जेवर ला के दीजिए? वो तो नहीं शारदा, ना ही आपसे मैंने 1 करोड़ रुपए की मांग की है। वो तो नहीं मांगा, बस इतना ही तो कहा है कि मेरे लिए एक अच्छा कमरबंद बनवा दीजिए। शारदा, पर तुम्हारे कमर के लिए कमरबंद। इससे पहले कि प्रसाद अपनी बात पूरी करते, शारदा चिल्लाकर कहती है, ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस बताइए बन पाएगा या नहीं। इस तरह से कहने पर प्रसाद मन ही मन सोचने लगते हैं। ठीक है, अभी के लिए तो इस मुसीबत से मुझे निकलना होगा, नहीं तो ये सर पे चढ़ जाएगी। अभी शारदा का दिल रखने के लिए मैं उसे हाँ कह देता हूँ। बाद में मैं उसे समझाऊंगा और आखिरकार वो धीरे धीरे कमरबंद के बारे में भूल जाएगी। वो मन ही मन सोचते हैं, फिर आवाज ऊंची करके वो कहने लगते हैं, जरूर तुम्हारे कमर के लिए कमरबंद बनवाऊंगा, पर उसके लिए हमें ढेर सारे पैसे भी तो चाहिए। फिलहाल मेरा ट्रैवल बस ठीक से चल नहीं रहा है, ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो शारदा। उसके लिए मैं क्या करूं? अभी बस अपने दिल को थोड़ा बड़ा करो और मुझे थोड़ा समय दो, फिर मैं तुम्हें जरूर बनवा के दूंगा। प्रसाद के इस तरह से कहने पे शारदा मन ही मन सोचने लगती है। अगले दिन रोड किनारे चाय के स्टॉल के पास खड़े होकर प्रसाद सूट बूट में और रमेश फाइल्स हाथ में लिए दोनों चाय पी रहे होते हैं। बेटा रमेश, जिस बारे में मैंने तुम्हें कहा था उस बारे में कुछ सोचा क्या? सोचा है पिताजी, पर उसके लिए भी हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी हमारे ट्रैवल कंपनी को इतना ज्यादा घाटा हो रहा है, अगर फिर से घाटे की बात करोगे फिर तो झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पिताजी, मुझे तो हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं अपनी तरकीब आपको बता सकूं। ठीक है बेटा, चलो बाकी बात हम गाड़ी में बैठ के कर लेंगे। फिर दोनों चाय के दुकान के सामने से ही गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर जाने लगते हैं। रमेश गाड़ी चला रहा होता है। अब बताओ बेटा, तुम्हारी तरकीब क्या है? फ्री बस पिताजी, हम कुछ दिन अपने ट्रैवल बस को पूरे शहर में फ्री में घुमाएंगे। कुछ दिनों के बाद बस में बैठने के लिए सब अपनी अपनी सीट के लिए लड़ने लगेंगे। फिर धीरे धीरे लोगों की संख्या भी बढ़ेगी और बसेस भी बढ़ेंगे। लेकिन इस तरह से हम मुनाफा कैसे कमाएंगे बेटा? वही पिताजी, मैं वही कहने वाला था। कुछ दिनों के बाद लोगों के कहने पे हम वो फ्री बसेस की सेवा बंद कर देंगे। हम कहेंगे आप लोगों में लड़ाई हो रही है, इसलिए आप लोगों के बीच इस तरह से लड़ाई ठीक बात नहीं है। इसी बात को हम नज़र में रखते हुए भाड़े में थोड़ी कटौती कर देते हैं। आप लोग सभी से अनुरोध है कि इस तरह से बिना लड़ झगड़ के यात्रा का मजा ले।
हाँ, अब मुझे समझ में आया। पहले उन्हें हमारी बस की आदत लगा देंगे, उसके बाद जब उन्हें आदत लग जाएगी तो वो भाड़ा देके हमारे बस में ही चढ़ेंगे, यही ना? हाँ पिताजी, बिल्कुल यही मतलब है। अरे बेटा, तुम्हारी तरकीब तो बहुत अच्छी है, हम ऐसा ही करेंगे। प्रसाद रमेश की परिकल्पना की बहुत तारीफ करते हैं और गाड़ी से वो जाने लगते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। रमेश का फ्री बस का आइडिया अच्छा काम कर जाता है। हर दिन लोगों की भीड़ लग जाती थी बस में चढ़ने के लिए। ये देखकर वो बहुत उत्साहित होते थे। तभी एक दिन शारदा और बहू अनामिका दोनों हाथों में थैला लेकर दरवाजे के पास खड़ी होती है। जब वो दरवाजे के पास खड़ी थी, उन्हें प्रसाद देखते हैं। फिर वो कहने लगते हैं, अभी हमारे ट्रैवल फ्री बस इस तरफ आने वाली है। तुम सास बहू को देखकर लग रहा है कि तुम लोग जाके कुछ अलबल बोलने वाले हो। मुझे तो पूरा भरोसा है ऐसा ही कुछ होने वाला है। आपको ऐसा लगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम कहीं और नहीं जा सकते क्या? अच्छा, ऐसी बात है, मैं भी देखता हूँ तुम लोग कैसे जाते हो। तो खड़े खड़े देखिए हम कैसे जाते हैं। इतना कहकर सासू माँ शारदा और बहू अनामिका लगेज बैग उठा के सीधा दरवाजे के पास आती है। तभी दरवाजे के सामने रमेश आके खड़ा हो जाता है। माँ, आप लोग दोनों यहाँ से एक कदम भी नहीं हिल सकती। अच्छा, तो बाप बेटे ने पहले से ही सोच के रखा है और दरवाजे के पास खड़े होकर हम दोनों पे नजर रख रहे थे। ये कह ही रही थी, तभी प्रसाद वहाँ पे आते हैं। हाँ माँ, पहले से ही दरवाजे बंद है और उन दरवाजों पे पहले से ही चाबियां लगी हैं। कहीं आप दोनों दरवाजा तोड़ के बाहर ना चली जाए, इसलिए मैं और पिताजी ने सोचा कि ऐसा होने से पहले ही हम दोनों आपको रोक ले। ये ठीक बात नहीं है शारदा, मुझे वो चिकन नहीं मिला जो तुमने मांगा था। तुम भी मटन भूल गई, ऐसा तक कि अपना लिपस्टिक लाना भूल गई। मुफ्त का बस है, इसका मतलब ये नहीं तुम लोग इस्तेमाल करो। हाँ माँ, मैं और पिताजी ने मिलकर ऐसा सोचा है। हमारा ट्रैवल बिजनेस ठीक से चल नहीं रहा था, इसीलिए हमने उसके लिए ये सब किया है ताकि हमारे व्यापार में थोड़ा सुधार आए। लेकिन तुम लोग सास बहू मिलके हमारे व्यापार का इस तरह से इस्तेमाल कर रही हो, ऊपर से धमकी भी दे रही हो। हम जो कहेंगे वो करोगे तो हम भी तुम्हें धमकी देना बंद कर देंगे। हाँ जी, जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए ना। उनके बातों पर प्रसाद और रमेश अपना सर हिलाते हैं, जिस वजह से सास बहू भी अपना ट्रैवल प्लान वहीं पे स्थगित कर देती हैं। फिर प्रसाद और रमेश खुश होकर वहाँ से अपने ट्रैवल ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद सास बहू को लगता है ये अच्छा मौका है, ट्रैवल बस में बैठ के वो जरा बाहर से घूम फिर के मौज मस्ती करके आएंगी। ये सोचकर सास बहू ट्रैवल बस में चढ़ जाती है, फिर एक सीट में बैठ जाती है। उनके साथ क्रांति नाम की एक लड़ाकिन महिला भी बस में चढ़ती है। ये क्या, इस सीट में मैंने अपना नाक पोंछ के कपड़ा रखा है और तुम लोग आके सीट पे बैठ गई। चलो चलो उठो, मुझे इसमें बैठना है। इस सीट में कोई भी कपड़ा नहीं रखा था, जाओ जाओ, हम नहीं उठने वाले हैं। मैं अच्छी औरत नहीं हूँ, मुझे लोग लड़ाकिन क्रांति कहते हैं। मैं आकर तुमसे पूछ रही हूँ और तुम लोग नहीं मानोगे तो मैं भी तुम लोगों को छोड़ने वाली नहीं। मैं भी यही कह रही हूँ, कोई किसी से कम नहीं। अरे बौनी औरत, चुप हूँ तो मेरे सर पे चढ़ रही हो। ये सीट मेरा है, निकलो यहाँ से। गुस्से में आके क्रांति शारदा का झोटा पकड़ लेती है। इससे शारदा को बड़ा गुस्सा आ जाता है और फिर उठ के खड़ी हो जाती है। मुझे एक तो बौनी कहा, ऊपर से मेरा झोटा पकड़ा, तुम्हारी मैं। इतना कहकर शारदा भी क्रांति का झोटा पकड़ लेती है। फिर वो एक दूसरे का झोटा पकड़ के खींच के मारपीट करना शुरू कर देती है। माँ जी, बिल्कुल झुकिएगा नहीं, आपके पीछे मैं हूँ। अगर कुछ हुआ तो मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत एम्बुलेंस बुलाऊंगी और मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगी। उसके बाद आपकी जांच भी कराऊंगी। इस तरह से कहकर अनामिका अपनी सास का हिम्मत बढ़ाती है। उधर शारदा और क्रांति एक दूसरे के साथ लड़ी जा रही थी। एक दूसरे का सर का बाल वो छोड़ ही नहीं रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बालों को पकड़ा, मेरे पति ने कभी नहीं पकड़ा। लड़ाकिन बीवी से वो डरते होंगे, इसीलिए उन्होंने कभी नहीं पकड़ा होगा। इतनी हिम्मत, तुमने ऐसा कहा मुझसे, तुम्हारी मैं। ये कहकर क्रांति शारदा का बाल छोड़ के शारदा के गालों पे एक तमाचा कसके लगाती है। अनामिका इस बीच में घुसी नहीं। जैसे ही देखी क्रांति मार रही है, अनामिका वहाँ से निकल गई। शारदा भी क्रांति को धकेलती है और फिर वहाँ से भाग निकलती है। ये देखकर क्रांति खुशी खुशी जाके अपनी सीट पे बैठ जाती है।
इसी तरह दिन निकल रहे थे। कई जगह ऐसा हो रहा था कि महिलाएं एक दूसरे का झोटा पकड़ के मारपीट करने लगी थी। कई महिलाओं ने फैसला किया कि अब उन्हें ये फ्री बस की जरूरत नहीं। फिर एक दिन, पिताजी, अब इस फ्री बस की वजह से कई लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब हमें इस फ्री बस की सुविधा को यहीं पे स्टॉप करना होगा। हाँ बेटा, मैं भी वही बात सोच रहा था। तो बताओ कब फुल स्टॉप करना है? हाँ जी, ये फ्री बस बंद ही करवा दीजिए। एक सीट के लिए ना जाने बहन बहन में लड़ाइयाँ मारपीट भी हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं पिताजी, जिन महिलाओं को कोई कामकाज नहीं, वो तैयार होके जाके फ्री बस में बैठ जाती है और घूमने निकल जाती है। पूरा दिन घूम फिर के फिर रात को घर लौट आती है। ये भी तो ठीक नहीं है ना पिताजी? अगर ये ठीक नहीं है तो तुम्हें लोग बताओ क्या करने से ठीक रहेगा। प्रसाद के इस तरह पूछने पे जिनके मन में जो आता है वो सब एक एक करके खुल के बताते हैं। अच्छे से सोच विचार के बाद रमेश एक बात बताता है, सभी लोगों को वो पसंद आता है। हाँ, तुमने अच्छी बात कही है, हम ऐसा कर सकते हैं। हाँ जी, बेटे ने बहुत अच्छी तरकीब दी है। अब जब मेरे पति ने कहा है फिर तो मुझे मानना ही पड़ेगा। सभी की सहमति मिलने पे वो बस का एक भाव रखते हैं और फिर बस चलाते हैं। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।